हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रश्नावली 3.5 प्रश्न नंबर 3 तक हमने सॉल्व किया था। प्रश्न नंबर 3 तक सॉल्व करने के बाद बसगुण विधि से हम करेंगे प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 4 में फिर वही समस्यात्मक प्रश्न है, यानी कि प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों को बनाइए और उनके हल किसी बीजगणित विधि से ज्ञात कीजिए। कोई भी विधि हो सकती है, वो विलोपन विधि, प्रस्तावना विधि या बसगुणन विधि। तो प्रश्न है इसमें, देखिए पहला प्रश्न है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के लिए 1100 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आपको कहा था ये प्रश्न दो चर वाले समीकरण से है। दो चर वाले समीकरण के लिए आपको जो है ए को x मानना है, ए को y मानना है। तो नियत व्यय x रुपये माना, नियत व्यय x रुपये और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपये है। तो मैंने आपको पहले भी कई बार समझा रखा है, इससे पहले के एक्सरसाइज में भी। हम जो प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हमें दो अज्ञात चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। उन दो अज्ञात चीज़ों में से हम एक को x मानते हैं और दूसरे को y मानते हैं। और x और y मानने के बाद हम यहाँ पर जो है दो शर्तों से क्या बनाते हैं, दो इक्वेशंस बनाते हैं और उन्हें हम उसके बाद किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि हमें मानना क्या है कि नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना नियत व्यय x रुपये और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपये है। तो पहले माना नियत व्यय बराबर x रुपये और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर y रुपये है। तो हमें यहाँ पर नियत व्यय भी निकालना है और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य भी निकालना है। तो हमने उनको क्रमशः x और y मान दिया है। अब प्रश्न किताब में देखिए, उसको समझिए और यहाँ पर इक्वेशन बनाइए। यहाँ प्रश्न ने कहा था कि जो है जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, एक विद्यार्थी ए है, उसका नाम है ए, उसने 20 दिन भोजन किया। जब 20 दिन भोजन उसने किया तो 20 दिन भोजन के लिए छात्र ने कितने रुपये अदा किए, 1000 रुपये अदा किए। एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी है, उसने जो है, उसका नाम ए है, उसने जो 20 दिन भोजन लिया उस हॉस्टल में, उसने जो 20 दिन भोजन लिया और 1000 रुपये उसने क्या कर दिया, वहाँ पेमेंट कर दिया। यानी जब उस विद्यार्थी ने 20 दिन वहाँ छात्रावास में भोजन किया, 20 दिन भोजन करने के बाद उसने कितना रुपया अदा किया, 1000 रुपये में से उसके 20 दिन का खर्चा जो 1000 रुपये है। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे, चूंकि 20 दिन के भोजन का व्यय बराबर 1000 रुपये, वो छात्र उसका नाम ए है, उसके लिए क्या 20 दिन के भोजन का व्यय कितना रुपये, 1000 रुपये। तो हम लिखेंगे चूंकि 20 दिन के भोजन का व्यय 1000 रुपये है। अब यहाँ देखिए उसका क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपये। मीन्स प्रतिदिन मीन्स क्या होता है, एक दिन। मैंने कई बार बोल दिया है, प्रतिदिन मीन्स क्या होता है, एक दिन। तो एक दिन का व्यय उसका कितना रुपया, y रुपये। मीन्स अगर वो भोजन एक दिन करता है तो एक दिन का व्यय कितना रुपया उसका, y रुपये। एक दिन का y रुपये, 2 दिन का 2y रुपये, 3 दिन का 3y रुपये और 20 दिन का कितना हुआ, 20y रुपये। यानी कि उसका खर्चा कितना गया, 20y रुपया गया। और नियत व्यय कितना उसका x रुपये। तो इसमें x को भी जोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो हमने माना हुआ है वो नियत व्यय है x रुपये। नियत व्यय मीन्स होता है फिक्स चार्ज। मैंने इससे पहले भी आपको इस प्रकार का प्रश्न समझा रखा है। नियत व्यय बोलते हैं फिक्स चार्ज को, मतलब फिक्स चार्ज मीन्स उस x रुपये, चूंकि यहाँ पर नियत व्यय x रुपये है, मीन्स आपको x रुपये पड़ेंगे ही पड़ेंगे। आपने भोजन चाहे 20 दिन किया, चाहे आपने भोजन 30 दिन किया, 40 दिन किया, चाहे 2 दिन किया, आपको यहाँ पर जो है क्या x रुपये का व्यय देना ही पड़ेगा। और उसके बाद प्रतिदिन का मूल्य y रुपये। मीन्स एक दिन का अगर भोजन करते हो तो y रुपये और साथ में x रुपये पड़ेंगे। मतलब अगर आप कितने दिन भोजन कर रहे हो, एक दिन का व्यय जो है y रुपये है, एक दिन के हिसाब से आपको y रुपये देना है और x रुपये उसमें आपको देने देना है, क्योंकि नियत व्यय है, फिक्स चार्ज है, वो x रुपये पड़ेगा ही पड़ेगा। आप चाहे भोजन एक दिन करो, 2 दिन करो, 20 दिन करो या 100 दिन करो। ओके, तो एक दिन का मूल्य y रुपये है। अब उसने भोजन कितने दिन किया, उसने भोजन किया 20 दिन तक। एक दिन का व्यय y रुपये, 20 दिन का व्यय 20y रुपये, इसलिए उसका पेमेंट कितना हुआ, 20y रुपये हो गया। लेकिन उसने कहा कि फिक्स चार्ज x रुपये भी है, तो 20y धन x, 20y पड़ेगा ही पड़ेगा। 20y आपको पढ़ना है, पढ़ना इसलिए है क्योंकि वो आपका जो भोजन का व्यय है, एक दिन का व्यय y रुपये है, 20 दिन का व्यय 20y रुपये, 20 दिन का व्यय 20y रुपये और प्लस उसमें फिक्स चार्ज कितना होगा x, 20y धन x या x धन क्या 20y। तो x प्लस 20y कितना हो गया पूरा इसका पेमेंट, 1000, ये आएगा 1000 रुपये। चूंकि 20 दिन का व्यय 1000 रुपये है, इसलिए x धन 20y बराबर 1000। क्योंकि एक दिन का व्यय हमने माना हुआ प्रतिदिन मीन्स एक दिन, एक दिन का व्यय y रुपये है, 20 दिन का व्यय 20y रुपये है। 20y रुपये 20 दिन का व्यय है और उसमें x रुपये फुल फिक्स चार्ज है, वो आप उसमें ऐड करना ही करना है। तो 20y धन x या x धन 20y बराबर 1000 रुपये। ये बन गया क्वेश्चन नंबर क्या 1, यानी समीकरण क्या बन गया, ये 1। अब जो छात्र बी है, बुक में देखिए, जबकि एक विद्यार्थी बी, उसका नाम बी है, को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। इस विद्यार्थी ने ए ने
ए ने 20 दिन भोजन किया और 1000 रुपये का पेमेंट किया, और जो विद्यार्थी बी है उसने जो है क्या 26 दिन भोजन किया और 1180 रुपये क्या कर दिया, उसने पेमेंट कर दिया। तो यानी कि उसका क्या था, विद्यार्थी ए का 20 दिन का व्यय 1000 रुपये था और बी का क्या है 26 दिन का व्यय 1180 रुपये है। तो विद्यार्थी बी के लिए चूंकि 26 दिन के भोजन का व्यय बराबर 1180 रुपये, इसलिए x धन 26y बराबर 1180। ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। यहाँ भी सेम वही बात जो हमने यहाँ किया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि एक दिन का व्यय हमने क्या माना हुआ है, y रुपये माना हुआ है। फिक्स चार्ज कितना है, x रुपये है। फिक्स चार्ज नियत व्यय x रुपया है, वो पड़ेगा ही पड़ेगा। आपने भोजन चेक कितने दिन में किया हुआ है मैं आपको फिर बता रहा हूँ। और प्रतिदिन में से एक दिन का व्यय y रुपये है, 26 दिन का व्यय 26y रुपये और x उसमें पढ़ना ही पढ़ना है, यानी 26y धन x या x धन 26y बराबर 1180 रुपये। यानी कि जो जिसने भोजन 20 रुपये अदा किए उसके लिए क्वेश्चन क्या बना, x प्लस 20y इक्वल टू 1000। और जिसने विद्यार्थी बी ने 26 दिन भोजन किया उसका क्वेश्चन क्या बना, x प्लस 26y इक्वल टू क्या 1180। ये इसका क्वेश्चन नंबर क्या बन गया 2। समीकरण ए क्या है, समीकरण 2 ये। अब आपको क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को सॉल्व करना है। उसने कहा था कोई भी बीजगणितीय विधि से सॉल्व कीजिए, किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से उसको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे एलिमिनेशन मेथड प्रयोग करेंगे, यानी कि विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे क्योंकि वो आसान भी है और जल्दी हो जाएगी। तो यहाँ पे समीकरण एक ये है, समीकरण 2 ये है। हम क्या रखेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, चाहे आप देखो समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, तो समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर x प्लस 26y इक्वल टू 1180 एंड x प्लस 20y इक्वल टू 1000। तो इसको हमें सॉल्व करना है एक एलिमिनेशन मेथड से, यानी कि विलोपन विधि से। तो आप जानते हैं क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे। मैंने आपको समझा रखा है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये विधि मैंने आपको इससे पहले के काफ़ी पहले की वीडियो में समझा रखी है। और यहाँ पर प्लस x माइनस x कट गए, 26 से 20 गया, यानी कि 6y बराबर कितना y घटा, ये देखिए 180 रुपये। ये इसको माइनस करके आ गया। तो लिखेंगे y इक्वल टू 180 अपॉन क्या 6, y इक्वल टू 6 3 80 यानी कि 30। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 30 आ गई है। अब x का मान निकालने के लिए हम क्या करते थे कि y का यह मान क्या रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखो, चाहे समीकरण नंबर क्या 2 में रखो। तो समीकरण 1 में y बराबर 30 रखने पर, थोड़ा गलत हो चुका है, समीकरण 1 में y बराबर 30 रखने पर देखिए समीकरण 1 क्या है, देखिए समीकरण 1 है x धन 20y बराबर 1000 रुपये। x धन 20y बराबर 1000 रुपये। हम इसको यहाँ लिखेंगे x धन 20 गुणा गए y का मान कितना रखा है 30। ये x धन 20y बराबर क्या 1000। हमने क्या कर दिया, समीकरण 1 में y की वैल्यू आई थी 30, y का मान हम 30 रख दिया है। तो x धन 20y बराबर क्या 1000, यानी कि x धन 20 गुणा गए y कितना था 30 था। तो x धन कितना हुआ, ये 600 बराबर क्या 1000 आ गया ये। अब देखिए x बराबर क्या 1000 ऋण 600 बराबर क्या 400 रुपये, यानी कि उसका नियत व्यय कितना रुपया है 400 रुपया है। और ए जिनका मूल्य कितना रुपया है 30 रुपया। क्योंकि हमने माना हुआ क्या था, हमने माना था कि माना नियत व्यय x रुपये और x की वैल्यू कितनी आ गई है 400 और y की वैल्यू कितनी आ गई थी यहाँ पे 30। तो हम क्या रखेंगे, अतः नियत व्यय बराबर 400 रुपये, अतः नियत व्यय बराबर 400 रुपये और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर 30 रुपये। अतः नियत व्यय बराबर 400 रुपये और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर क्या 30 रुपये। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। प्रश्न नंबर 2 को देखिए ध्यान से। एक भिन्न एक बराबर 3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। देखिए अब एक शर्त ये है, एक भिन्न एक बराबर 3 हो जाती है, वह भिन्न 1/3 कब हो जाती है, जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। अच्छा, दूसरी शर्त ये है, वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में r जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। और आप जानते हैं मैंने आपको प्रश्न इससे पहले भी करवाया था। हम क्या करते हैं यहाँ पे, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। माना वह भिन्न x बटे y है। हम जब भिन्न को x बटे y मानते हैं तो अंश में x हो जाता है, हर में y हो जाता है। तो अंश बटे हर यानी कि x बटे y हमने माना हुआ है, तो स्वतः ही अंश हो गया x, हर हो गया y। तो यहाँ पर प्रश्न ये है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। यानी कि जब हम अंश से एक घटाएंगे तो वह भिन्न क्या हो रही है 1/3 हो रही है। और दूसरी शर्त यह है, वह 1/4 हो जाती है जब हर में r जोड़ा जाता है। यानी कि हम जब उसके हर में r जोड़ते हैं तो वह भिन्न 1/4 हो जाती है। भिन्न याद कीजिए, माना भिन्न x बटे y है, जो कि मैंने इससे पहले भी आपको समझाया था। तो माना भिन्न x बटे y है। ये प्रश्न नंबर क्या दूसरा है। पहले शर्त में क्या लिखी थी, वह भिन्न किताब में देखिए आप, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। अब देखिए इसके अंश में क्या है x, हर में क्या है y। शर्त यह है पहली वाली कि अंश में अंश से एक घटाएंगे, यानी कि अंश में क्या करेंगे एक घटाएंगे। अंश x है, इसमें एक घटा दीजिए, x ऋण 1
अब बटे क्या वाई को रहने दिया, क्योंकि उसने वाई में कुछ करने के लिए नहीं कहा है, उसने वाई में कोई चेंजिंग नहीं की है, उसने वाई में कुछ करने के लिए नहीं कहा है, उसने सिर्फ ये कहा है पहले शर्त में कि वह भिन्न 1/3 हो जाती है। अब बराबर करो उसको 1/3, वह भिन्न क्या 1/3 हो गई। वह भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके क्या करें अंश में से 1 घटाया जाता है। अंश x है, हर y है, हमें अंश से 1 घटाना है, हमने x 1 कर दिया क्योंकि अंश में हमने 1 माइनस कर दिया, यानी कि 1 को घटा दिया कि वह भिन्न 1/3 हो जाती है यदि उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो हमने क्या कर दिया, अंश में से 1 घटा दिया, x 1 अंश x है, 1 घटा दिया x 1 बटे y, हर में क्या y है बटे y रख दिया बराबर 1/3। तो ये हमने क्या किया, पहले शर्त के लिए हमें क्या बना, इक्वेशन बना दिया है। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आगे। इसको कीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि बस गुणन, 3 को यहाँ गुणा कीजिए, y को 1 से गुणा कीजिए, 3 को जब 1 से गुणा करेंगे 3x ऋण 3 बराबर क्या हो जाएगा y। आप जानते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हम 3 को इस हर को इस अंश से गुणा करेंगे तो 3 गुणा किससे करेंगे, x से भी करेंगे और क्या 1 से भी करेंगे। 3 को गुणा करो x से, 3x माइनस का माइनस देगा, 3 को गुणा कीजिए 1 से 3 कम 3 बराबर क्या y, या 3x ऋण y बराबर क्या 3, समझ क्या बन गया ये 1। हम जानते हैं हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, x और y बराबर के लेफ्ट में आएंगे जबकि संख्याएं बराबर के राइट में आएंगी। 3x प्लस y को यहाँ लाएंगे हम माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये बन गया इक्वेशन नंबर क्या 1। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए हम क्या करेंगे, हम दूसरी शर्त को पढ़ेंगे और दूसरी शर्त जिसने ये लिखी हुई है वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। इस बार में क्या करना है, हर में 8 जोड़ना है, अंश में कुछ नहीं करना है, केवल हर में 8 जोड़ना है। तो ये पुनः ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमने कर रखा है कि हर में 8 जोड़ना है, तो x बटे वाई धन 8। पहले शर्त में अंश में घटाना था, हमने अंश में घटाया, y को रहने दिया हर को। यहाँ पर हर में 8 जोड़ना है, अंश में कुछ नहीं करना है, अंश को हमने x ही रहने दिया, तो हमने पुनः x अपॉन वाई प्लस 8। हर में 8 जोड़ने पर भिन्न क्या हो रही है, 1/4 हो रही है, तो बराबर 1/4, क्योंकि भिन्न 1/4 हो रही है तो बराबर के लेफ्ट राइट में आएगा। तो वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके अंश में जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर में 8 जोड़ दिया है। अब देखेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को गुणा कीजिए x से 4x और 1 को गुणा कीजिए y प्लस 8 से y धन क्या 8, क्रॉस मल्टीप्लाई, या 4x माइनस वाई इक्वल टू क्या 8। इक्वेशन में क्या बन गया ये 2, 4x y को हम यहाँ लाए बाई तरफ प्लस y से माइनस वाई हो गया बराबर 8 को वहीं रखा। तो पहला क्वेश्चन क्या बन गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और दूसरी क्या बन गया 4x माइनस वाई इक्वल टू क्या 8। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, कोई भी मेथड से कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या करना है, विलोपन से हल करना है इसको। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, तो यहाँ मैंने इसको लिख दिया है समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर हमने 2 को लिख दिया, हमने 1 को लिख दिया। इसको घटाइए, हमें चिन्ह बदलने पड़ेंगे, प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा क्या प्लस, प्लस हो जाएगा क्या माइनस, ये दोनों क्या हो गए कट गए। यहाँ देखिए 4x माइनस 3x इक्वल टू कितना हो 1x, 1x इक्वल टू क्या 5, 8 से 3 गया 5, x कितना आ गया 5। अब जानते हैं हर बार कि y का मान निकालने के लिए x का मान जो 5 है वो क्या रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर क्या 2 में। तो हम रखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर क्या 1 में, समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर। तो समीकरण 1 का है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ रखिए मान को 3x, 3 मल्टीप्लाई x, 3x है, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 5, 3x यानी कि 3 गुणा 5, 3x 3 मल्टीप्लाई x, 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना लिखा हुआ ये 3, या 3 पंजे 15 ऋण वाई बराबर क्या 3, या ऋण वाई बराबर 3 ऋण 15 बराबर कितना हुआ ऋण 11, क्योंकि 3 से 15 क्या कितना होता है 11 होता है, सॉरी 12, ऋण क्या 12, या ऋण वाई बराबर ऋण 12, ऋण यहाँ भी है बाई तरफ, ऋण यहाँ भी है दाएं तरफ, ऋण का धन y बराबर क्या 12। तो y का मान कितना आ गया 12 है, x का मान आ चुका है 5, y आ चुका है 12। भिन्न क्या हो जाएगी, हमने भिन्न क्या मानी थी x बटे वाई, माना भिन्न x बटे वाई है, तो x कितने आ चुका है आपका 5, y कितना आ चुका है आपका 12, तो भिन्न क्या हो जाएगी 5/12, अतः अभीष्ट भिन्न बराबर 5/12। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है यश ने टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, यश ने टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। एक शर्त इसकी है, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यहाँ तक पहली शर्त है। यश ने टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, यानी कि यश की जो टेस्ट में कितने अंक आए 40 अंक आए। कब आए 40 अंक, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की गई। यानी कि जब उसने सही उत्तर किए थे, सही उत्तर के लिए उसको 3 नंबर मिली हुई हैं, माना सही उत्तर किए
तो 3 अंक मिले, गलत क्या तो 1 अंक क्या काटा गया है। तो यहाँ पर शर्त यही है, पहले शर्त यह है 40 अंक मिले, उसको कैसे मिले, उसके नंबर जो है टेस्ट में 40 अंक आ रखी हैं, यानी कि उसको टेस्ट में 40 अंक मिले हुए हैं। कब मिले हुए हैं, जब उसके सही उत्तर पर 3 अंक मिले, जो उत्तर सही था उसका 3 अंक उसको मिल गए। अगर कोई उत्तर गलत था या अशुद्ध था तो 1 अंक की कटौती की गई है। तो सही उत्तर पर 3 अंक मिलना और गलत पर या अशुद्ध पर 1 अंक क्या काटना, तब उसको कितने अंक आ रखे हैं, 40 अंक आ रखे हैं। तो ये इसकी पहली शर्त है। और दूसरी भी सेम यही है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। दूसरा यह है, यदि उसको सही पर 3 अंक यदि सही पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध पर 2 अंक कटते तो उसे कितने अंक मिलते, 50 अंक मिलते। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो यहां पर टेस्ट में कितने प्रश्न थे, मीन्स टेस्ट में प्रश्न 2 प्रकार के थे। आप इसको समझिए, टेस्ट में प्रश्न 2 प्रकार के थे। एक क्या था, जिसके उत्तर सही थे, और एक क्या था, जिसके उत्तर क्या थे, गलत थे। तो सही उत्तर वाले अलग हैं, गलत उत्तर वाले या अशुद्ध उत्तर वाले क्या अलग हैं। हम यहाँ पे ये मानेंगे, माना सही उत्तरों की संख्या, माना सही उत्तर वाले जो प्रश्न है, सही उत्तरों की संख्या x और गलत उत्तरों की संख्या कितनी है, y है। तो कुल टेस्ट में प्रश्न हो जाएंगे, यानी कि माना सही उत्तरों की संख्या x और गलत उत्तरों की संख्या क्या है, y है। क्योंकि उसने प्रश्न जो कर रखे हैं उसने कुछ सही कर रखे हैं और कुछ गलत कर रखे हैं। और शर्त यहाँ पर यह कि सही के लिए पहले शर्त यह है कि सही उत्तर क्या तो 3 अंक मिले, प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, एक सही क्या 3 अंक मिले, 2 सही किए 3 6 अंक मिले होंगे, उसने 3 अगर सही किए होंगे 3 3 9 अंक मिले होंगे, ऐसे ही। और गलत पर क्या किए, गलत यानी कि अशुद्ध, इसको हम अशुद्ध कह सकते हैं। माना सही उत्तरों की संख्या x और अशुद्ध उत्तरों की संख्या क्या है, y है। तो यानी कि अशुद्ध पर 1 अंक काटे गए। पहले शर्त यह है कि सही पर 3 अंक मिले हैं और अशुद्ध पर 1 अंक काटा गया है, यानी कि समीकरण इसका ये बनेगा, प्रथम शर्तानुसार 3x - y = 40, ये पहला समीकरण है। क्यों, प्रश्न फिर समझिए इसको, उसने कहा था कि सही पर 3 अंक मिले और गलत पर 1 अंक काटा गया, अशुद्ध पर 1 अंक काटा गया। तो एक सही उत्तर थे तो x मिले, देखिए सॉरी, एक सही उत्तर था तो 3 अंक मिले, और कितने सही थे उसके, x, सही उत्तर x थे, 3 अंक उसको मिल गए। और एक गलत पर 1 अंक y अंक काटा है तो y गलत पर ऋण -y, यानी 3x - 1y = 40। आप समझ गए होंगे कि 3 उत्तर सही मिले तो 3x आ गया, एक अंक 1 पर काटा गया तो -1y। मतलब इसका ये, फिर समझिए कि जब उसका जो है 1 सही था तो 3 अंक मिले, 1 सही था 3 अंक मिले, और 3 सही थे तो 3x अंक मिल गए उसको। और फिर दूसरी बात क्या है कि एक गलत पर 1 अंक काटा, देखिए एक गलत पर क्या किया उसने, 1 अंक काटा गया, तो कितने गलत थे उसके, y गलत थे, यानी कि 1 y काट दिया। 3x - y कर, माइनस वाई इसलिए कर रखा है क्योंकि हम काटा गया है तो इसके माइनस आ गया। 3x - y = 3x - 1y = 40, ये पहली शर्त है। और दूसरा में क्या आएगा, देखिए द्वितीय शर्तानुसार 4x - 2y = 50, क्योंकि दूसरा ये थी, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध पर 2 अंक करते तो सही पर 4 अंक मिल गए, इसलिए 4x, क्योंकि सही वाला x है, 4x और 2 - 2y, क्योंकि उसने ये कहा यहाँ पर कि जो है गलत पर 2 अंक करते हैं, यानी कि अगर एक गलत है 2 अंक कट गए, y गलत है तो क्या 2y अंक कट गए, तो 4x - 2y = क्या 50। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 2। परंतु यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आ रहा है 2 कॉमन, 4 और 2 में 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 2x - y = कितना 50। इसको आगे सॉल्व कीजिए, या 2x - y = 50/2 हमने सॉल्व कर दिया, इसको 2 गुणा का भाग आ गया, 2x - y = 25। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या बन गया 2। तो पहला समीकरण ये है, दूसरा ये है, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाइए, चाहे 2 से घटाइए। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, इसको घटाइए, यहाँ पर करेंगे माइनस, यहाँ करेंगे प्लस, यहाँ करेंगे माइनस, ये प्लस माइनस y कट गए, क्या बचा 3x से x गया, x बराबर कितना हुआ 40 से 25 गया, कितना हुआ ये 15। तो x की वैल्यू 15 आ चुकी है, और y का मान निकालने हम क्या रखेंगे, x का मान क्या रखेंगे, समीकरण नंबर क्या रखेंगे 1 में या 2 में, जो हम इससे पहले भी कर रहे थे। तो यहाँ गया x का मान आ गया 15, समीकरण 1 में y का मान x बराबर 15 रखने पर हमने क्या किया, समीकरण 1 में रखा x का मान कितना 15 रखा, समीकरण 1 आप जानते हैं 2x - y = 25, 2x सॉरी ये 2x है कि 3x है, ये 3x - y = 40, ओ 3x - y = 40, ये समीकरण नंबर क्या 1 है। तो हम इसी में मान रख रहे हैं 3x, 3 × x, x कितना है 15, 3x 3 × x यानी कि 15, 3 × 15 - y = 40, 15 × 45, ऋण y बराबर 40, ऋण y ध्यान रखिए ऋण y है, ऋण y बराबर 40, हम 45 को यहाँ आएंगे तो क्या होगा -45, 40 प्लस गया ऋण 5 आया, -y = -5, -y ऋण y बराबर ऋण 5, ऋण का धन हो गया, y बराबर क्या 5, x आया 15, y आया 5।
अतः सही उत्तरों की संख्या बराबर 15 और गलत उत्तरों की संख्या बराबर क्या 5। अब 15 सही है, गलत 5 है। कुल कितने प्रश्न हुए? 15 5 20 प्रश्न कुल प्रश्न में थे। इसलिए सही उत्तरों की संख्या बराबर 15 और गलत यानी अशुद्ध उत्तरों की संख्या बराबर क्या 5। लेकिन प्रश्न क्या था परीक्षा में, किताब में? टेस्ट में कितने प्रश्न थे? टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? 15 5 20 प्रश्न, क्योंकि सही उत्तर 15 हैं, गलत उत्तर 5 हैं। सही और गलत कितने हुए पूरे? 15 5 20 प्रश्न थे प्रश्न परीक्षा में पूरे। अतः टेस्ट में कुल 20 प्रश्न थे। अतः टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या बराबर 15 5 20। ये इसका क्या है? आंसर है। तो प्रश्न नंबर 1 2 3 करने के बाद प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 हम अगले दिन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।